हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12 का स्थिर वैद्युतिकी का पहला अध्याय आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित आर्थिक प्रश्नों का क्या कर रहे हैं, हल ज्ञात कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में अब तक हम इस अध्याय का 1.14 मतलब क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1.15 या क्वेश्चन नंबर 15 और 15 से आगे के प्रश्नों का। तो देखते हैं थोड़ा कि 1.15 क्या कहता है। 1.15 जो बेटा आपका प्रश्न है, वह प्रश्न बिल्कुल 1.14 से ही संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर है, थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 1.15। 1.15 में कह रहे हैं अभ्यास 1.14 के एक समान वैद्युत क्षेत्र। कैसा वैद्युत क्षेत्र? एक समान वैद्युत क्षेत्र। 1.14 में एक समान वैद्युत क्षेत्र का मान दिया था E = 3 × 10⁻³ या इसकी दिशा न्यूटन पर कूलाम के बराबर, इतना दिया हुआ था। कह रहा है का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के क्या है, समानांतर है। जो हम घन यहाँ पे लेंगे वह घन कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि उसके जो फलक होंगे वह आपके निर्देशांक तलों के क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो कह रहा है कि उस घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। आपको ये बताना है कि जो घन आप लेंगे वो घन से कुल नेट फ्लक्स कितना गुजरेगा। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले जो हमने लिया था वह केवल एक वर्ग का तल लिया था। एक वर्ग के तल में जो आपका 10 सेंटीमीटर का भुजा वाला वर्ग था और वहां से हमने ई का जो मान निकाला था वो आपका लगभग आया था 30 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम के बराबर। ठीक है, इतने के बराबर आया था। अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या आखिर, वो पहले तो एक केवल वर्ग था, अब की बार क्या हो गया, एक घन हो गया। तो थोड़ा घन से कितने फ्लक्स बाहर निकलेंगे इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। चलिए सर्वप्रथम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक घन डिजाइन करते हैं। यह एक घन है जिस घन की प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। हमने कह दिया यह जो भुजा है यह 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ ऐसे। ठीक, अब ये कहाँ रखा गया, निर्देशांक तल पे रखा गया है। तो हम यहाँ पे निर्देशांक तल को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, यह हमारा कौन सा निर्देशांक हो गया, कौन सा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया। यह हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष, और ये क्या हो गया, जेड अक्ष। ऐसे यह उसका हो गया मूल्य। ठीक है बेटा, ये इसका क्या हो गया, मूल्य। अब कह रहे इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र, हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई, जो इसमें से पास कर रहा है। कैसे पास करेगा, ध्यान से देखिए, ऐसे पास करेगा। ठीक, अब थोड़ा इसके बारे में, अच्छा क्यों ऐसे ही पास किया, क्योंकि इसकी दिशा दिया हुआ है। हमारा क्या है, एकांक जो सदिश दिया हुआ है आई, तो आई की दिशा क्या होती है, एक्स अक्ष की दिशा होती है। तो इधर की तरफ हमने पास करा दी। अब ध्यान से सुनना बेटा यहाँ पे, अब थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि ई जो है हमारा, वह ई कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो पहली बार कि अगर मैं इसका नामकरण करूं, जैसे इसका नाम रख रहा हूं ए बी सी ओ, और इसका नाम रख रहा हूं पी क्यू आर एस। तो यह हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है केवल दो फलक से गुजर रहा है। कौन कौन सा, पहला फ्लक्स है, पहला फलक है आपका यह वाला, जिस फलक को हम क्या कहेंगे, ए बी सी ओ, और दूसरा फलक क्या है हमारा, यह वाला। ठीक, इसका नाम क्या देंगे, पी क्यू आर एस देंगे। क्लियर है, कितने फलक से हमारा गुजर रहा है, दो फलक से गुजर रहा है। पहला है ए बी सी ओ और दूसरा है पी क्यू आर एस। ठीक, तो अब हम अगर गौर से समझने का प्रयास करें तो इस फलक के द्वारा जो फ्लक्स होगा उतना ही हमारा इसके द्वारा भी फ्लक्स होगा। अब देखिए समझने का प्रयास करें। अब इस वाले से अगर हम बात करें, इस वाले जो हमारा फलक है, इस फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इस फलक से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा
वह अंदर से कहाँ, बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ अंदर से इस वाले से कहाँ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। उसके बाद ना तो यह फ्लक्स या ऊपर वाले तल से निकलेगा, ना इस ऊपर वाले तल से निकलेगा, या ना इस तल से नीचे निकलेगा, और ना ही उसके पीछे से निकलेगा। मतलब एक घन में अगर 6 फलक होते हैं तो 6 फलकों में से केवल 2 समानांतर जो फलक हैं वहीं से फ्लक्स गुजरेगा, उसके बाद से कहीं से गुजरेगा नहीं। ध्यान से देखो, जितना फ्लक्स बाहर से अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स अंदर से कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो इस कंडीशन में जो नेट फ्लक्स होगा उसका मान कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसी बात को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। हम अगर इसका सोल्यूशन लिखें, हल लिखें, तो हल में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो हम लिख रहे हैं कि चूंकि फ्लक्स केवल पृष्ठ के समांतर पृष्ठों से गुजरेगा तथा अन्य पृष्ठों से या अन्य पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है कि एक घन में जो 6 फलक होते हैं उन 6 फलकों में से केवल 2 ऐसे पृष्ठ हैं जहां से हमारा फ्लक्स गुजरेगा। उसके वजह से रिमेनिंग जो 4 आपके पृष्ठ बच रहे हैं उन 4 पृष्ठों से कोई भी फ्लक्स गुजरेगा नहीं। ठीक है, अब अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो आप कहेंगे चूंकि वाई जेड के एक पृष्ठ, और वाई जेड के एक पृष्ठ कौन सा है भाई, तो वह है ए बी सी ओ। ए बी सी ओ, जितना फ्लक्स वाई जेड के एक पृष्ठ से, लिख लीजिएगा, पृष्ठ से जितना फ्लक्स घन में प्रवेश करेगा उतना ही फ्लक्स दूसरे वाई जेड पृष्ठ के समांतर, वाई जेड पृष्ठ के समांतर पृष्ठ, और वाई जेड पृष्ठ का समांतर कौन सा है, ए बी सी ओ का समांतर क्या है, पी क्यू आर एस। तो आप लिखेंगे पी क्यू आर एस, आर एस से बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। अतः अतः नेट फ्लक्स का जो मान आएगा निकल के, अब जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, इसलिए नेट फ्लक्स का मान कितना के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, 0 होगा। ठीक है, तो नेट फ्लक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जितना फ्लक्स अंदर जाएगा अगर उतना ही फ्लक्स क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो एक मान अगर धनात्मक लिया जाएगा तो दूसरा मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अगर दोनों परिणाम में समान है तो इस पूरे से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो दोनों फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। अगर परिमाण में समान है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो प्लस माइनस मिलकर दोनों क्या देंगे, 0 देंगे। तो यहाँ पे प्राप्त हमारा जो नेट फ्लक्स है वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं था। आपको इतना ही जानना था कि एक घन है जिसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर और इससे एक समान वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। तो आपको बताना कि इस घन से, इस पूरे घन से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा केवल x अक्ष के अनुदिश है। इसका मतलब है कि यह वैद्युत क्षेत्र रेखा हमारा केवल मात्र इस घन के 2 पृष्ठों से होकर गुजरेगा, पहला ए बी सी ओ और दूसरा पी क्यू आर एस से, इन्हीं दोनों से गुजरेगा। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर। समानांतर है, घन क्या है, तो इनका मान भी कैसा होगा, एक समान होगा। क्षेत्रफल भी इन दोनों फलकों का कैसा होगा, एक समान। इसका मतलब है पहले फ्लक्स से गुजरने वाला जितना, सॉरी, पहले फलक से गुजरने वाला जितना फ्लक्स हमारा होगा उतना ही दूसरे भी फलक से गुजरने वाला क्या होगा, फ्लक्स होगा।
और दोनों फलकों का फ्लक्स का परिमाण आपस में क्या होगा, समान। तो एक होगा कि एक में बाहर से अंदर फ्लक्स आ रहा है और एक में अंदर से कहा जा रहा है, बाहर जा रहा है। इसलिए इन दोनों का मान परिमाण में तो समान होगा, लेकिन दिशाएं एक दूसरे के क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इसलिए इनका जो नेट फ्लक्स होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। साथ में इनके जो रिमेनिंग 4 आपके फलक बच रहे हैं, उन 4 फलकों से कोई भी फ्लक्स बाहर की तरफ गुजरेगा नहीं। क्लियर ना? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट करिए, इसके बाद से हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। और साथ में एक काम करिए भाई कि इसके लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तो उनको पता चल रहा है कि हाँ भाई क्लास क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। चलें नोट करिए और फिर बढ़ते हैं इसके अगला प्रश्न 1.16 के तरफ। तो प्रश्न नंबर 1.15 या प्रश्न 15 करने के बाद अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1.16 या क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटा। कह रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 × 10⁻³ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब है। बॉक्स कैसा है भाई, काला है। तो बॉक्स कैसा होगा, या तो घन टाइप का होगा या घना टाइप का होगा। तो चलिए एक हम बॉक्स बनाते हैं सामान्य रूप से। मान लीजिए ये कोई बॉक्स जो हमने ऐसे ले, यह बॉक्स है, कैसे रंग का है, तो यह काला बॉक्स है, पूरा पूरा ब्लैक में कलर्ड है। ऐसे कलर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बॉक्स से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स है, फाई का मान हम यहाँ पे इसका हल में लिखते हैं। हल में हमारा कौन सा दिया है भाई, बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। तो बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स आई बराबर दिया हुआ हमारा 8.0 × 10⁻³ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब के बराबर, इतना हमारा दे रखा है। अब कह रहा है कि पहला, अब इसमें आपको पहला इसका सॉल्व करना है। पहला क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। पहला कह रहा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। आपको अब जाहिर सी बात है कि अगर फ्लक्स इसमें से बाहर निकल रहा है तो इसके भीतर कोई ना कोई आवेश तो होगा। हम मान लेते हैं कि कितना आवेश है, क्यू आवेश। हमने कहा कि माना माना बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, क्यू, इतना हमने माना। अब बॉक्स कैसा है, बंद है। यहाँ पे आपको क्यू निकालना है, फाई का मान दिया हुआ है, तो कौन सा यहाँ पे लगाएंगे नियम, तो हम गॉस का फॉर्मे का नियम लगाएंगे। बात समझ आए, गॉस थ्योरम लगाएंगे। क्या कहता है गॉस थ्योरम भाई, तो गॉस थ्योरम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में घिरे हुए कुल आवेश के 1/ε0 गुना बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि हम कहेंगे यहाँ पे, चूंकि गॉस फॉर्मे से नेट फ्लक्स का मान जो होता है वह नेट आवेश के 1/ε गुना होता है, ठीक है जी, इतने के बराबर होता है, ε0 गुना के बराबर होता है। अब हमें क्या चाहिए, क्यू का मान चाहिए। तो यहाँ से क्यू का मान कितना आएगा, देखिए बाई 1 अगर करें तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारा फ्लक्स, नेट फ्लक्स इंटू ε0। अब आपको ε0 के बारे में जानकारी होगी कि ε0 का मान कितना होता है। चूंकि ε0 का जो मान होता है वो होता है हमारा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो यही मान अब यहाँ रखिए। अब देखिए कैसे निकलेगा, फाई का मान दिया हुआ कितना 8.0 × 10⁻³ और ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12, इतना हमारा दिया हुआ, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 8.0 है, जीरो का कोई अर्थ नहीं, 8 से गुणा करो, 8 × 5 = 40 के 0 4, 8 × 8 = 64, 64 4 कितना होगा 68 के 8 6
और 8 × 64 और 64 से कितना हो जाएगा 70। ठीक है, 0.2 स्थान पे तो यहाँ 2 स्थान पर दशमलव गुण है 10 का पावर 3 और ये कितना हो गया -12, इतना आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हमारा Q का मान क्या आएगा बेटा, तो Q बराबर आ जाएगा, ये आ गया 70.80 इंटू, और 12 में से 3 जाए कितना बचेगा, -9, तो ये हो गया 10⁻⁻9। क्या आवेश है ना, तो कूलाम, इतना है। या 10⁻⁹ को क्या लिखते हैं, नैनो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नैनो। अब जानते हैं कि चूंकि 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁹ कूलाम, तो 10⁻⁹ कूलाम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 नैनो कूलाम लिख सकते हैं। इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Q का मान हो गया 70.8 नैनो कूलाम के बराबर। तो आप क्या कहोगे कि बॉक्स के भीतर कुल कितना नेट आवेश है, आप यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे अर्थात बॉक्स के भीतर नेट कुल आवेश 70.8 नैनो कूलाम है। ये तो आ गया हमारा पहला का आंसर। ठीक है जी, और इस तरीके से हम पहला का क्या कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे। अब बात आती है दूसरा क्या कह रहा है प्रश्न भाई, दूसरा कह रहा है यदि बॉक्स के प्लेट से नेक्स्ट बॉयमो के मतलब बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या हो, शून्य। यहाँ कह रहा है कि जो फ्लक्स निकल रहा है इसका मान कितना बेटा, शून्य। ठीक, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अगर बॉक्स में से कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा है, इसका अर्थ है कि बॉक्स के भीतर कोई भी आवेश नहीं है। एक तो कंडीशन ये है कि कोई आवेश नहीं है। दूसरा यह भी तो हो सकता है कि जितना धनावेशित हो उतना ही क्या हो, ऋणावेशित हो, तो भी ये दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो केवल 2 ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिन परिस्थितियों में आपका बॉक्स से बाहर कोई भी नेट फ्लक्स नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यह केवल 2 परिस्थितियों में संभव है। अब कौन कौन सी 2 परिस्थितियां हैं, तो इसकी पहली है बॉक्स के भीतर या बॉक्स के अंदर नेट आवेश का मान कितना हो जाए, 0, मतलब नेट आवेश हो ही ना। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा आप कहोगे या जितना धन आवेश है, जितना धन आवेश हो उतना ही ऋण आवेश हो। आवेशों जो मिलकर बॉक्स पर नेट आवेश शून्य कर दे रहे हो, शून्य कर देते हैं। ठीक, तो ये 2 ही परिस्थिति हो सकती है। पहला, या तो हमारा बॉक्स के अंदर कोई भी आवेश ना हो तो भी हमारा आपका फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य, या जितना धन आवेश इस पे फैला हो उतना ही क्या हो, ऋण आवेश भी फैला हो। अगर दोनों समान मात्रा में फैले होंगे तो यह एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, और उन परिस्थिति में भी यहाँ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो फ्लक्स का मान कितने के बराबर आएगा, शून्य के बराबर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी सरलता से आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए बेटा इसे नोट करिए, साथ में लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या करिए, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए कि आपके साथ साथ उनकी भी तैयारियां क्या हो, पूरी हो सके। तो चलें नोट करें, फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न। तो प्रश्न 1.16 करने के बाद अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1.17 का, या क्वेश्चन नंबर 17 का। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है कि चित्र 1.31 में यह एक डायग्राम है, जो 1.31 है में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग या 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी क्या है, वर्ग है। अगर यह वर्ग है तो यहाँ भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा,
यह भी 10 सेंटीमीटर होगा, यह भी आपका जो है 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों भाई, वर्ग है ना, तो वर्ग के चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पे, यह केंद्र है इसका, इसके ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकुलाम का कितना आवेश है भाई, तो +10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, आपको बताना है कि इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। अगर आपको ठीक से याद हो गॉस का प्रमेय, तो आप जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स वहां से गुजरता है जहां से लिया गया जो पृष्ठ हो वो पृष्ठ कैसा है, बंद हो। ये तो भैया एक वर्ग है, हो वर्ग तो एक समतल पर खींचा जाता है। ये क्या आकृति आपको बंद दिखाई दे रही है, नहीं सर, ये बंद आकृति नहीं है, तो फिर तो यहाँ से तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अरे बात समझ में, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो क्या इसे हम बंद आकृति के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, कैसे, याद करो, अगर हम कोई घन लें जिस घन का प्रत्येक भुजा कितना का हो, 10 सेंटीमीटर का हो, यहाँ समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी घन की रचना करें जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर का हो, तो जाहिर सी बात है कि एक घन के 6 फलक होते हैं और 6 फलक आपस में क्या होते हैं, बराबर, और उसका प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। तो जाहिर सी बात है कि यह जो हमारा वर्ग है वह उस घन का एक फलक के भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। और चूंकि घन अगर ले रहे हैं तो घन एक क्या होता है, बंद पृष्ठ होता है, तो घन से तो आपका फ्लक्स गुजरेगा आसानी से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरी बात समझ में आ रही है, एक घन जो बंद पृष्ठ होगा उससे तो सरलता से क्या होगा, फ्लक्स गुजरेगा। तो एक काम करिए, हम यहाँ पे एक कल्पना कर लेते हैं घन की जिसकी भुजा कितनी सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो। अगर उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर पे है और 5 सेंटीमीटर पे अगर कोई आवेश रखा गया है, तो इसका मतलब यह आवेश कहाँ मौजूद है, यह आवेश उस घन के केंद्र पे मौजूद है। क्यों, क्योंकि घन की भुजा कितनी, 10 सेंटीमीटर, और आवेश की दूरी कितनी है वर्ग से, 5 सेंटीमीटर, तो 10 का आधा ही तो 5 होता है। इसका मतलब है कि यह आवेश उस घन के कहाँ पाया जाएगा, केंद्र पर पाया जाएगा। और जब आवेश केंद्र पर पाया जाएगा तो हम बड़ी सरलता से क्या कर सकते हैं, इस आवेश के माध्यम से उस घन के 6 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, तो उस घन से कितना नेट फ्लक्स निकलेगा ये तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 6 फलक बराबर होते हैं तो 6 फलक से एक समान रूप में क्या निकलेंगे, आपके फ्लक्स निकलेंगे। अगर एक समान रूप से प्रत्येक फलकों से फ्लक्स निकलेंगे तो पूरे घन से निकलने वाले फ्लक्स में अगर 6 से भाग दो गए तो एक वर्ग से कितना फ्लक्स निकलेगा यह आपका आसानी से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए साथ में संकेत भी दिया है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक क्या मान लीजिए, फलक मान लीजिए। तो चलिए जो जो दिया उसके हिसाब से हम करते हैं, इसका हल निकालते हैं। हल में हमारा क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा होगी, यह वर्ग की भुजा एक्चुअल में हमारी किसकी भुजा हो जाएगी, घन की भुजा, और यह हमारा कितना दिया है, 10। साथ में क्या दिया भाई, वर्ग के केंद्र, वर्ग के केंद्र से आवेश की दूरी, और आवेश की दूरी हमारा जो दे रखा है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हो भाई, हमारा जो 5 सेंटीमीटर पर आवेश रखा गया है वो आवेश का मान दिया है। तो हमने कहा तो आवेश कितना था, मान लिया, माना आवेश यदि Q है तो Q का मान दिया +10 माइक्रोकुलाम। अगर इसे चेंज करें तो यह हो जाएगा +10 माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁻6 कुलाम के बराबर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे माना, माना 10 सेंटीमीटर का या 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन, का कोई घन जिसके केंद्र पर, जिसके केंद्र पर +10 माइक्रोकुलाम का कोई आवेश रखा गया है या कोई आवेश है, अतः बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ कौन सा बंद पृष्ठ, घन
से गुजरने वाला संपूर्ण या नेट फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स, और ये होगा हमारा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जानते हैं, ठीक। अब फाई का मान निकालना है, तो फाई क्यू दिया है कितना, 10 इंटू 10⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट का मान आप पहले से जानते हैं कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 इतना होता है। आप चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12, क्या भाई क्या होगा ये, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आप अच्छे जानते हैं, ठीक है जी। अब इसका भाग हमें देना है, 10⁻12 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्या होगा देखिएगा, तो ऊपर हो गया 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻12, और नीचे कितना आ गया हमारा 8.85। अब थोड़ा इधर आइए सॉल्व कर देते हैं। अब कैसे सॉल्व होगा, तो फाई का मान क्या आएगा यहाँ पे देखो, 12 में से 6 जाए कितना बचेगा 6, तो ये हो गया 10 गुणे 10⁻6, और नीचे हो गया 8.8, 8.85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से, 8.85 को हम लिख सकते हैं 885/100, लिख सकते हैं ना। 100 को अगर ऊपर लेके जाए तो क्या होगा, तो फाई बराबर होगा 10 गुणे 10⁻6 गुणे, और 100 ऊपर जाएगा तो 100/885, इतना आ जाएगा हमारा। अब अगर इसका हम भाग दें या गुणा करें, इधर आइए लिखते हैं, यहाँ आए तो हम क्या लिख सकते हैं, तो फाई का मान लिख सकते हैं 100 का 10 में गुणा करोगे 1000, गुणे 10⁻6, और यहाँ 885। अब 1000 में 885 से कहीं भी भाग दे, 1000 में हम भाग दे रहे हैं 885, पहले तो एक बार जाएगा सर, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, दशमलव लगाओगे 0, 1150, ठीक है। अभी भी एक ही बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 885, यहाँ हो गया 5, 14 में से 8 गया 6, 10 में से 8 गया 2, 265, एक बार और लगा लो, 8 दूना 16, 8 3 24, थोड़ा 3 बार करके देखिएगा जा रहा है क्या, 5 3 15, 8 3 24 1 25, और 8 3 24 24 1 25, हाँ 3 बार चला जाएगा, तो बस इतना ही रखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा फाई का मान 1.13 इंटू 10⁻6, फ्लक्स है तो फ्लक्स का मान क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब के बराबर। ये आ गया हमारा नेट फ्लक्स का मान कितना है भाई, तो फाई का मान आ गया हमारा 1.13 इंटू 10⁻6 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब के बराबर। अब ये है क्या, तो ये तो हमें निकल के आया कि ये जो घन मान लिया था उस संपूर्ण घन से निकलने वाला ये फ्लक्स का क्या है मान। हमें संपूर्ण घन का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, हमें तो केवल एक वर्ग का चाहिए। तो एक वर्ग का कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप एक काम करिए, तो ये हमारा फ्लक्स आ गया। अब चलिए क्या कर रहे हैं हम इस वर्ग के द्वारा, जो वर्ग इस पूरे घन का क्या है एक भाग है, हम लिखेंगे। अतः यहाँ मैं कर रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। अतः घन के एक फलक जो 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है से गुजरने वाला फ्लक्स फाई डैश, यह हो जाएगा फाई का 6वां भाग। नहीं, ऐसे तो 6 भाग होते हैं ना, 6 फलक होते हैं, तो एक से निकाल रहे तो जितना फाई आएगा उसका 6वां भाग होगा। फाई का मान उठा कर रख दो, फाई का मान तुमने निकाला 1.13 इंटू 10⁻6/6। एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1.13 गुणे 10 और गुणे 10⁻5 लिख ही सकते हैं, एक हटाएं तो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब देखो ये 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 11.3, तो 11.3 गुणे 10⁻5 और भागे 6, जब भाग दोगे तो फाई डैश का मान कितना आएगा देख लीजिए। तो यहाँ मान जो निकल के आएगा होगा हमारा 1.93 इंटू 10⁻5, फ्लक्स है तो यह आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब के बराबर। ठीक है जी। तो एक जो हमारा फलक होगा जो वर्गाकार है, उस फलक से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का जो मान निकल के आएगा
वो हो जाएगा 1.93 इंटू 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। क्लियर है, समझ में आई आपको बात? बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, तो ध्यान से इसे नोट करिए और अपनी पढ़ाई खूब ढंग से करिए। अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए, चीज़ों को खूब ठीक से समझने का क्या करिए, प्रयास करिए। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। आप बताते तो उसे है नहीं, लेकिन बताइए जरूर, ठीक है? नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1.17 करने के बाद अब बारी आती है 1.18। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास दम नहीं है, दमखम नहीं है, लेकिन चूंकि है प्रश्न है तो है, प्रश्न तो कोई भी पूछे जा सकते हैं आपसे। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है 2.0 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गॉसी पृष्ठ, कैसा गॉसी पृष्ठ है भाई? घनी है। घनी का मतलब क्या होता है? घन, एक ऐसा बंद पृष्ठ है जो घन के आकार का है। तो घनी गॉसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? केंद्र पर। तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? तो चलिए इसका हल निकालते हैं। कैसे करेंगे इसका हल, देखिएगा, बड़ा सरल है बेटा। यह मान लीजिए कि यह एक प्रकार का कोई घन है, या हमने मान लिया कोई घन, ठीक है? जिस घन के भुजा इन्होंने दे रखा है, किनारे इसके कितने हैं? 9 सेंटीमीटर के। तो चूंकि घन है तो प्रत्येक भुजा कितने की होगी? 9 सेंटीमीटर की होगी। इतना क्या होगा? अब कह रहे हैं इसका मान लो यहाँ कहीं कोई केंद्र, जिस केंद्र पर एक आवेश है Q, जिसका मान दिया है 2.0 माइक्रो कूलम के बराबर, इतना दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंतर्गत रखता है तो नेट फ्लक्स उस पृष्ठ के चारों ओर से एक समान रूप से गुजरता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भाई? गॉस का प्रमेय लगाएंगे, आसानी से हो जाएगा। क्या कहता है गॉस का प्रमेय? उसके पहले जो चीजें दिया हुआ है वो लिखो। आप लिखेंगे घनी गॉसी पृष्ठ के केंद्र पर आवेश, और इस आवेश को अगर हम Q से माने तो Q का मान दिया इसने 2.0 माइक्रो कूलम। जिसे अगर चेंज किया जाए तो 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के क्या होगा? बराबर, ठीक है? इसलिए या चुके गॉस के प्रमेय से अब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स फाई, इसका मान कितने के बराबर होगा भाई? तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट के। अब आप एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये बात आप अच्छे जानते हैं। यही मान उठा के रख दीजिए यहाँ पे। हमें फाई का मान चाहिए, तो Q का मान दिया है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब 10⁻12 का अगर हम ऊपर लेके जाए तो क्या आएगा देखिएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 पर माइनस ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस, और नीचे कितना आ गया? 8.85, कितना आ जाएगा हमारा? अब देखो क्या होगा यहाँ पे भाई, 12 में से 6 जाए कितना बचेगा? 6। तो यह बच गया 2 गुणे 10⁻6 बटा 8.85। अब आप जानते हैं कि दशमलव नीचे जितना है अगर दशमलव हटाओगे तो ऊपर उतना ही जीरो बढ़ जाता है, ये आपको जानना चाहिए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 के साथ जीरो बढ़ाए तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा, गुणे 10⁻6 और ये हो जाएगा 885, इतना आ जाएगा। ठीक है जी। अभी कैसे ऊपर जीरो बढ़ गया थोड़ा ही जानना है। जैसे यहाँ पे लिखूँ 2/8.85, अगर ऐसे लिखूँ तो इसको क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? तुम लिखोगे 2/885/100 लिखोगे ना। 100 कहाँ जाएगा? ऊपर, ये हो जाएगा 2 गुणे 100/885। क्लियर है? अब 100 का जब 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 200/885। लीजिए वही बात तुमने यहाँ लिखा है। उसी प्रकार से अगर कोई और एग्जाम्पल है, जैसे हम लिखेंगे 3/1.0056, अगर इतना है तो कुछ नहीं करना है। दशमलव कितना स्थान है? 4, तो 4 स्थान मतलब 4 0 3 के बाद बढ़ा दो, 1 3
1 2 3 4 और नीचे दशमलव हटा के लिख दो 1 2 5 6। हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए इसको भाग देना। कैसे भाग दें भाई? भाग देने पे क्या आएगा देखिएगा। तो सबसे पहले तो इसे काटते हैं। 200 है ना, 885 5 से काटो तो 5 को 20 40 हो जाएगा। 5 एकम 5 38 होगा। 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर देख लो 5 एकम 5 3 बचेगा 38, 5 सत्ते 35 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35 कितना आ गया? तो ये आ गया हमारा 40 गुणे 10 पावर 6 बटा 177। अब अगर एक 10 इसमें से निकालें तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 40 गुणे 10 पावर 5 बटा 177। ऐसे आएगा हमारा 40 का 10 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 400 गुणे 10 पावर 5 और नीचे आ जाएगा 177। अब आप क्या करिए, 400 में 177 से कहीं भाग देते, जहाँ आपकी इच्छा करे भाग लेते लीजिए। हम 400 में भाग दे रहे हैं 177 से। क्या आपका 3 बार जाएगा? 7 त्रिक 21 के 1 2, 7 त्रिक 21 21 2 23 के 3 और 3 एकम 3 2 5 नहीं जाएगा सर 2 बार। 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 और 2 एकम 2 और 2 1 3। यहाँ घटाओगे तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 9 में से 5 गया कितना हो जाए 4। कितना गया? दशमलव लगाओ 0 460 2 ही बार ही जाएगा। यह आ जाएगा 354। यहाँ कितना बचेगा 6, ये 0। अब अगर डबल 0 बढ़ाओगे तो 1 0 यहाँ बढ़ेगा तो बस रहने दो। आपका यहाँ मान कितना निकल के आ गया? तो देयरफॉर आप लिखेंगे नेट फ्लक्स फाई का जो मान निकल के आ गया वो आ गया 2.2 इंटू 10⁵। और चूंकि फ्लक्स है तो ये आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। ठीक है जी। तो इस तरीके से इस घनी गॉसी पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होगा उसका मान होगा 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। तो आप यही बात यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? अर्थात घनी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। यह है जो भी लिखना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत सामान्य चीजें था। बड़े प्यार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई इशू हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं कि हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। वैसे अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार वीडियो को क्या करिए, रिमाइंड करके देख लीजिए। 100% है कि आपका क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना के आपको क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आपको मजा आया होगा। तो नोट करिए आज की क्लास में, और आज की क्लास में हम केवल इतना ही रखेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे अगले क्लास में। और अगले क्लास में इस एक्सरसाइज का पूरा जितना भी बचा हुआ आपका प्रश्न है, सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, हल ज्ञात करने करेंगे। ठीक है, पूरा हल ज्ञात कर लेंगे और हमारा एक्सरसाइज क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए नोट करिए इसे। अब बहुत जल्द मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।